प्यारे बच्चों, आज मैं आपका व्यावसायिक अध्ययन यानी कि बीएसटी बिजनेस स्टडी का क्लास 12 का यहाँ पे मैं सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ। ये सिलेबस आपका 2023 और 24 का दिया हुआ है, लेकिन 2 साल तक आपके सिलेबस में यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि 2 साल तक और आगे इस सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमें अभी से ही इस सिलेबस के आधार पे पढ़ाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पीरियड से आपको कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि ये एक टीचर सिलेबस है। और दूसरी बात, यहाँ पे आपको मार्क्स को भी अभी वेरीफाई नहीं करने हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि आपके कोर्स में क्या-क्या चीज़ें हैं, आपको बुक के अंदर क्या-क्या पढ़ना है। तो जी हाँ, सबसे पहले तो हम मार्क्स की बात कर लें कि थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की रहेगी और प्रोजेक्ट या कि आपकी फाइल वगैरह 20 मार्क्स की रहेगी। इसके अलावा हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि देखिए, सबसे पहला तो है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी यहाँ पे हिंदी में बोले तो आपके जो 2 बुक है उसमें बुक फर्स्ट यानी कि पार्ट फर्स्ट में आपका एक टॉपिक है प्रबंध की प्रकृति और उसका महत्व, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शुरू कर दिया है। और कुछ ही समय बाद हम इसके प्रश्न उत्तरों को भी देख लेंगे और यहाँ तक कि यहाँ पे इन सभी के अति लघुरात्मक जैसे प्रश्न भी मैं कराती जाऊंगी। इसी के बाद दूसरा है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रबंध के सिद्धांत क्या-क्या हैं और ये प्रबंध के सिद्धांत किन-किन ने दिए गए हैं, मतलब वैज्ञानिक सिद्धांत किस-किसने दिए हैं। उन वैज्ञानिकों में सिर्फ और सिर्फ आपके 2 वैज्ञानिकों के नाम आते हैं, जो कि आपके यहाँ पे हेनरी फ्योल और टेलर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि व्यावसायिक पर्यावरण। जी हाँ, व्यावसायिक पर्यावरण के अंदर आप यहाँ पे ये आपका बहुत इजी चैप्टर है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ पे 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है, या तो शॉर्ट में या फिर आपका एक लघुरात्मक तक का क्वेश्चन इसमें बन जाता है। यानी आपके एग्जाम में यहाँ इस वाले क्वेश्चन से यहाँ पे इस वाले जो आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं इस वाले आपके चैप्टर में से। इसी के बाद हमारा जो फर्स्ट है, इसमें से हम बोले तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी आपसे पूछा जाएगा कि प्रबंध की अवधारणा को समझाइए या प्रबंध की प्रकृति को समझाइए। इसके बाद यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इनमें से काफी सारे प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। तो इनमें सबसे पहला है आपका प्लानिंग। आप यहाँ पे नियोजन के बारे में पढ़ेंगे कि नियोजन किसे कहते हैं और नियोजन के कितने प्रकार होते हैं, नियोजन की क्या-क्या मतलब प्रक्रिया होती है, गुण क्या है, हानियाँ क्या है, ये सब आप इसमें पढ़ लेंगे। ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन, संगठन के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि संगठन कितने प्रकार का होता है और यहाँ पे मैं जैसे-जैसे अपने यूट्यूब के ऊपर से पढ़ाती जाऊँगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे टिक करते जाएँगे। और इसके बाद है आपका स्टाफिंग यानी कि नियुक्तिकरण, इसके बाद आपका आएगा नियुक्तिकरण, इसके बाद है आपका डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन और लास्ट में है आपका कंट्रोलिंग। जी हाँ, इन वाले चैप्टर में से आपके छोटे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस बनते हैं और साथ में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से आपका काफी निबंधात्मक वाला क्वेश्चन भी बनता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी सेकंड बुक है, उसके अंदर है हमारे एनसीईआरटी के अंदर फर्स्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि वित्तीय प्रबंध। जी हाँ, वित्तीय प्रबंध में से हर बार एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है और 2 आपके यहाँ छोटे-छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद है आपका फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट एनसीईआरटी के कोर्स में लागू नहीं हो रहा है। मैं फिर कह रही हूँ, ये हम सीबीएसई के सिलेबस पे चर्चा कर रहे हैं और वही सिलेबस आपके आता है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको हटा दिया है, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट आपके कोर्स में नहीं है। इसके बाद मार्केटिंग, अच्छा फाइनेंशियल मार्केट आपके कोर्स में नहीं है, पर इसके आधार पे एक बात बताती हूँ कि अभी पिछली हाफ ईयरली में इसमें से आपका एक क्वेश्चन शॉर्ट में आया था और ये आउट ऑफ सिलेबस था। इसमें हमने आपको बोनस मार्क्स दिए थे, लेकिन हाफ ईयरली में इससे संबंधित कुछ भी नहीं आया है। इसके बाद है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी सारे बड़े-बड़े क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और छोटे क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं। इसके बाद है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यहाँ से मात्र आपके 2 क्वेश्चंस बनते हैं। एक बनेगा आपका लघुरात्मक और बाकी के बनेंगे आपके शॉर्ट, जो कि हम आपको यहाँ पे 100% गारंटेड उन क्वेश्चंस को भी करा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरे कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे बने रहना होगा। जी हाँ, 100% मैं आपको गारंटी वाले क्वेश्चन करा दूंगी। इसके बाद देखिए, हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं
एक्सप्लेनेशन के आधार पे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था उसे हम देखते हैं, वो था हमें मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, जो कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है, उसके ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य और उसका महत्व यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद हम मैनेजमेंट एज साइंस यानी कि प्रबंध एक विज्ञान है, प्रबंध एक कला है और प्रबंध एक पेशा है। यहाँ से आपका निबंधात्मक प्रश्न और एक लघुरात्मक प्रश्न बनता है। यहाँ से आपका एक, इसके बाद लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जी हाँ, लेवल ऑफ मैनेजमेंट से आपका यहाँ पे अथवा में एक क्वेश्चन बनता है। इसी के अलावा मैनेजमेंट फंक्शन यानी प्रबंध के जो क्रियाएं हैं, कार्य हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग है, यहाँ से एक मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और जहाँ तक चांसेस है बहुत कम बनेगा, क्योंकि ये सारे के सारे कार्य आप आगे डिटेलिंग से पढ़ते हैं और उसमें से ये क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद है आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, समन्वय के कॉन्सेप्ट और यानी कि अवधारणा और समन्वय का जो महत्व है वो यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ से आपका सीधा सीधा एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, यानी घुमा फिरा के जो पूछा जाता है वो इस वाले पार्ट में। हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध के सिद्धांत। जी हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पे प्रबंध के सिद्धांत का आपको अवधारणा पूछी जाती है और उसका महत्व पूछा जाता है। ये आपका अथवा में निबंधात्मक आता है। इसके बाद फ्योल का आपको प्रबंध के सिद्धांत पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है फ्योल का, छोटे बड़े क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। टेलर का आपको वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत पूछा जाता है। यहाँ से आपके काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो कि है आपके टेलर से। इसी के अलावा आपका है बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि व्यवसायिक पर्यावरण। व्यवसायिक पर्यावरण की अवधारणा आपसे पूछी जाएगी और महत्व आपसे पूछा जाता है। इसके बाद है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि निबंधात्मक में पूछा जाता है। जी हाँ, तो डायमेंशन ऑफ यानी कि बिजनेस, आपका जो व्यवसायिक पर्यावरण है उसके आयाम, उसके कितने आयाम है? एक है आपका यहाँ पे इकोनॉमिकली आर्थिक, एक है सोशल सामाजिक, एक है टेक्नोलॉजिकल यानी कि तकनीकी, दूसरा है पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, और इसी के अलावा लीगल है यानी कि कानूनी। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन। जी हाँ, डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी। जी हाँ, जब नोटबंदी हुई थी उसके बारे में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। आपकी प्लानिंग, प्लानिंग यानी योजना। प्लानिंग को कॉन्सेप्ट, अवधारणा, उसकी इम्पोर्टेंस और उसका सीमाएं यहाँ पे पूछी जाती है। यहाँ पे आपका जो सीमा यानी कि हानियां है ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद प्लानिंग की प्रोसेस यानी किस प्रकार की प्रक्रिया काम में लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको ये लर्न करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप स्टेप को मिक्स कर देंगे, फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप आपको यहाँ पे लिखना है, सेकंड के बाद यहाँ पे थर्ड लिखना होगा। ये सारे स्टेप्स आपके क्रम से चलेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये आपका थोड़ा सा याद करने वाला पॉइंट है, समझने के साथ साथ आपको ये रटना या फिर याद करना होगा। इसी के साथ साथ सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स, यानी कि आपका जो प्लानिंग है, प्लान उनके आपके टाइप्स हैं, ये सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान्स, यानी कि आपने जो नियोजन है उसके प्रकार और उसका उद्देश्य, व्यू रचना, आपकी नीतियां, आपके प्रोसीजर प्रक्रियाएं, आपका मेथड तरीका, रूल नियम, बजट और प्रोग्राम, यानी कि ये जो सारी आपकी शॉर्ट के अंदर ये इन सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका बजट, इसके अलावा आपकी नीतियां और इसके अलावा आपके उद्देश्य। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव आपके उद्देश्य, क्वेश्चन मोस्टली यहाँ से पूछा जाता है। हमारा ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन, संगठन के यहाँ पे आपको अर्थ और आपका महत्व यहाँ पे पूछा जाता है। प्रोसेस, ये भी आपकी प्रक्रिया है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप लिखनी होगी, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो यहाँ पे याद करने वाली बात यह है कि प्रक्रिया हमेशा एग्जाम में आती है। अब किस वाले टॉपिक की प्रक्रिया आ जाएगी ये तो आपके फ्यूचर पे डिपेंड करता है, हमें याद सारी करके जानी है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के जो स्ट्रक्चर है, फंक्शनल और डिविजनल, ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल, यहाँ पे ये आपके इम्पोर्टेंट है कि फॉर्मल संगठन कौन सा है और इनफॉर्मल संगठन कौन सा है। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हमारे यहाँ पे हम इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बारे में भी जानेंगे। यहाँ से भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो भी ग्रामेटिकली बेस पे, यानी डायग्राम बना के, यानी अधिकार देना, इसका कॉन्सेप्ट, इसका एलिमेंट और इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे पूछा जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण, आपने केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पहले पढ़ लिया है, ये आपको केंद्रीकरण के बारे में पूछेगा। ये भी काफी बार एग्जाम में रिपीट हो गया है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी नहीं एग्जाम में आता है।
स्टाफिंग में आपसे कॉन्सेप्ट और स्टाफिंग का महत्व यहाँ पे पूछा जाएगा। इसी के अलावा स्टाफिंग में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो आपका मानव संसाधन विकास है उसके बारे में एक प्रश्न लघुरात्मक यहाँ से बनेगा। इसके बाद स्टाफिंग की प्रोसेस यानी देखिए यहाँ पे फिर से आपकी प्रक्रिया आ गई है जिसे हमें स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है और इसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमें पढ़ के जाना है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी कि आपकी जो भर्ती है उसकी क्या प्रोसेस होगी और सिलेक्शन की क्या प्रोसेस होगी। भर्ती और चयन यहाँ पे ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यानी कि प्रशिक्षण और विकास, इनका कॉन्सेप्ट, ट्रेनिंग और विकास इनका क्या महत्व है, ट्रेनिंग के क्या क्या मेथड है। यहाँ पे ट्रेनिंग के जो मेथड है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ट्रेनिंग दो तरीके से, एक तो है आपके ऑन द जॉब और एक है आपके ऑफ द जॉब। जी हाँ, एक तो जॉब में लगे रहकर ट्रेनिंग और एक जॉब से बाहर जाकर ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसी ट्रेनिंग को हमको यहाँ पे इनके टाइप्स को अच्छे से याद कर लेने हैं। इसके बाद हमारा डायरेक्टिंग यानी निर्देशन का कॉन्सेप्ट जो कि इम्पोर्टेंट है, इसका महत्व भी इम्पोर्टेंट है। और एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जी हाँ, डायरेक्टिंग के क्या क्या एलिमेंट्स है, यहाँ से आपके कुछ एक क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है, लेकिन मास्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स यानी मास्लो की जो आवश्यकता क्रम जो सिद्धांत है वो जरूर पूछा जाता है विद डायग्राम। इसके अलावा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यानी जो भी कर्मचारी को हम पैसे के बदले और भी कई चीजें देते हैं आगे कर्मचारी को बढ़ावा देने के लिए, तो एक तो होती है वो पैसे के रूप में यानी कि फाइनेंशियली, और एक होती है नॉन फाइनेंशियली, तो इनके बारे में आपको पूछा जाता है। इसके बाद है आपका लीडरशिप के आपको कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं यानी कि लीडरशिप के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद स्टाइल यानी कि जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एक एक करके स्टाइल पूछी जाती है। अब ये भी आपके कई बार रिपीट हो गया इसलिए इसके आने के चांसेस भी कम होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि कई बार ये हमारे 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। स्टाइल ये एक एक करके आपसे पूछी जाती है। दूसरा है यहाँ पे कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण। जी हाँ, संप्रेषण आपका इसका अर्थ पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट है वो है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण किसे कहते हैं। इसी के साथ में बैरियर्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस है, यानी कि जो अवरोध आते हैं हमारे संप्रेषण में, जो बाधा आती है वो कौन कौन सी है और हमें इनसे कैसे ओवरकम यानी इन बाधाओं को कैसे हटाना है, ये भी हमसे यहाँ पे पूछा जाता है। कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। यहाँ पे नियंत्रण जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, नियंत्रण का क्या महत्व है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्लानिंग और नियंत्रण में क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों में क्या संबंध है, ये हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो प्रोसेस एंड कंट्रोल है, मतलब नियंत्रण का जो प्रक्रिया है जो कि स्टेप बाय स्टेप पूछी जाती है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलें हम अपने पार्ट 2 पे यानी कि दूसरी किताब के ऊपर। दूसरी किताब है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि पहला चैप्टर है। वित्त प्रबंधन का कॉन्सेप्ट आपसे पूछेंगे, रोल आपसे पूछ सकते हैं और आपसे ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कम मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे फिर आ गया है फाइनेंशियल डिसीजन, हमें फाइनेंशियल डिसीजन लेना है यानी वित्तीय संबंधित निर्णय लेने हैं। तो इन्वेस्टमेंट यानी निवेश से संबंधित, फाइनेंसिंग यानी वित्त से संबंधित और डिविडेंड यानी कि हमारे लाभांशों से संबंधित, ये 3 टाइप्स के हमको फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेंगे, उनका मीनिंग और उनको कौन कौन से कारक हैं जो कि इन निर्णयों को प्रभावित करेंगे, यहाँ से आपका एक लेंथी क्वेश्चन बनता है। तो इन लेंथी क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा आपका आता है फाइनेंसिंग का। इसके बाद है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि वित्तीय जो आप नियोजन करते हैं उसके बारे में, इसके कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लेंगे और वित्तीय नियोजन क्यों आवश्यक है ये आपसे पूछते हैं, तो ये इसका इम्पोर्टेंट है, आपके इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि पूंजी के बारे में जो आप प्रावधान करते हैं उसके बारे में पूछते हैं, उसका कॉन्सेप्ट पूछते हैं। फैक्टर्स ऐसे कारक जो कि पूंजी को प्रभावित करते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। अब इनमें जो भी क्वेश्चन बनता है वो कैसा बनता है, यहाँ पे इस वाले एरिया से और इस वाले एरिया से अथवा में क्वेश्चन बनेगा। तो कैपिटल, जी हाँ, यहाँ पे हम फिक्स जो वर्किंग कैपिटल यानी कि आपकी जो कार्यशील पूंजी और जो आपकी स्थायी पूंजी है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनको दोनों पूंजियों को कौन कौन से ऐसे कारक है जो कि प्रभावित करते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर आता है जो कि हमारे एनसीईआरटी ने इसे हटा रखा है। तो चलिए आगे चलते हैं।
आगे बात करते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग यानी कि विपणन, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जहाँ से हमारे छोटे-बड़े सभी प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। निबंधात्मक, लघुरात्मक ये सारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि विपणन विपणन का अर्थ क्या है? उसके बाद विपणन के फंक्शन और उसकी फिलॉसफीज़। फिलॉसफीज़ यहाँ पे नहीं आती है तो कॉन्सेप्ट और फंक्शंस हमको ध्यान से पढ़ने हैं। इसके बाद मार्केटिंग मिक्स आपसे पूछा जाएगा जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर ये क्या तमाशा हो रहा है? आ रही जा रही है, आ रही जा रही है। कुंडी लगा दी ना? इसके बाद आपसे पूछा जाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी उत्पाद। उत्पाद की ब्रांडिंग कैसे करते हैं, लेबलिंग कैसे करते हैं और पैकिंग कैसे करते हैं, इन तीनों के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो उत्पाद की लेबल से, यानी कि जो आप उत्पाद के पीछे कागज लगा हुआ देखते हैं ना, जिसके अंदर सारी डिटेल्स होती है, उन्हें हम लेबलिंग कहते हैं। वो यहाँ पे पूछी जाती है। साथ में पैकेजिंग से एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो कि बहुत ही ईजी है। इसके बाद हम आते हैं प्राइस पे। प्राइस कीमत, कीमत की अवधारणा, कीमत को कौन-कौन से कारक है जो कि प्रभावित करते हैं, यहाँ पे पूछा जाता है। इसके बाद है आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या बोले तो हम प्लेस यानी कि स्थान भी बोल सकते हैं। इसका आपका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है और साथ ही साथ कंपोनेंट्स यानी कि घटक पूछे जाते हैं और चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपके थोक व्यापारी हैं, फुटकर व्यापारी हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है। बढ़ते हैं बिफोर प्रमोशन। प्रमोशन यानी कि उस उत्पाद के बारे में बढ़-चढ़ के बताना। इसके अंदर आपका कांसेप्ट पूछा जाएगा, आपके एलिमेंट्स, आपके तत्व पूछे जाएँगे। एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पे मोस्टली विज्ञापन के लाभ और कमियाँ होती है जो कि आपको कमियों के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है। पर्सनल सेलिंग यानी कि व्यक्तिगत विक्रय आपसे पूछा जा सकता है। सेल्स प्रमोशन, विक्रय संवर्धन कैसे-कैसे करते हैं, इनके तरीकों को पूछा जाता है। विक्रय संवर्धन यानी बिक्री को बढ़ाने के तरीके, जैसे कूपन देना, डिस्काउंट देना, किसी चीज़ में आपके पैसे कम कर देना, ऑफर देना, कुछ भी ऐसे जो विक्रय प्रमोशन होते हैं उनके बारे में यहाँ पूछा जाता है। इसके साथ ही आपका पब्लिक रिलेशनशिप यानी कि आप जनता से कितना व्यवहार करके फेस टू फेस आप चीज़ों को बेच सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको 4 पीस के बारे में यहाँ पे याद करना है। और हमारे सिलेबस में पहले क्या था देखिए, सबसे पहले हमने बोला था प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद था, उसके बाद प्राइस यानी कि कीमत थी, उसके बाद था प्लेस यानी कि आपका स्थान था, और तीसरा है हमारा पी फॉर प्रमोशन यानी कि आपको प्रमोशन, इनके बारे में हमको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट चैप्टर है जो कि लास्ट चैप्टर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कि उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण में आपके कॉन्सेप्ट, अर्थ पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस पूछी जाती है। अब देखिए कई बार अर्थ तो नहीं आता है पर इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ जाती है कि उपभोक्ता को संरक्षण देने का क्या महत्व है।